अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है उसकी हाइलाइट्स आपके साथ शेयर कर देते हैं जनाब। सबसे पहले तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर से जो कि हिम्मत हौसले का नाम है, जिन्होंने अपनी बीमारी से बहुत अरसा फाइट किया, लड़ाई की और बिलाखिर कामयाब हुए। इसके साथ साथ हम आपको गिलगित की नन्ही महानूर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि स्केटिंग की माहिर है। तो नन्ही महानूर से भी कुछ गपशप करेंगे, कुछ बातें करेंगे, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं और स्केटिंग टैलेंट तो क्या क्या जो है उनके ख्वाब है उनसे जानेंगे, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे चल के एक और यंग टैलेंट पाकिस्तान का, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में या आई गेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह ही मीम्स का सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ट्रेंड है। और मीम्स बनाना आई मस्ट से कि कोई आसान काम नहीं है। अचानक से कोई बहुत ही मज़े की मीम आती है और हम देखकर उसको हंस पड़ते हैं, हमारा मूड खुशगवार हो जाता है, फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है और ये ख्यालात कहाँ से आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ जो है वो एक यंग टैलेंट भी होगा। साथ ही साथ जनाब आज प्रोग्राम में टीबी से बचाव का आलमी दिन जो कि मनाया जा रहा है उसके हवाले से आगाही बताई जा रही है, तो हम इस हवाले से भी एक सेगमेंट ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि हर लम्हा, हर बदलते दिन के साथ सियासी मंजरनामा भी तब्दील हो रहा है। आगे आने वाले जो चंद दिन है वो निहायती अहमियत के हामिल है। सिचुएशन क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब पहला सेगमेंट हमारा यही है। मुस्लिम लीग नून ने अपने लॉन्ग मार्च का नाम तब्दील करते हुए महंगाई मुकाओ मार्च रख दिया है, जिसका प्लान भी जारी कर दिया गया है। नून लीग का लॉन्ग मार्च चूंकि पहले आज के दिन 24 को रवाना होना था, लेकिन इसकी तारीख अब तब्दील कर दी गई है। अब ये 26 को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा और अपने सफर के दौरान 18 मकामात पर पड़ाव भी डालेगा। मार्च के शुरू का कल रात गुजरावाला में गुजारेंगे, या जो भी सिचुएशन बनती रहेगी उससे हम आपको लम्हा बलम्हा ऑब्वियसली अपडेट करते रहेंगे। सिचुएशन सिनेरियो क्या होगा, नाम मार्च का क्यों तब्दील किया गया है, तारीख क्यों आगे बढ़ाई गई है, कहीं पसे पर्दा कोई निगोशिएशन तो नहीं चल रही है। साथ ही साथ खान साहब ने भी एक बड़े सरप्राइज का जो है ऐलान किया है। कहते हैं 27 मार्च को सब लोगों को, अवाम को सरप्राइज देंगे। अब क्या हो सकता है, सारे हकायक जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, तारुफ में आपसे करवाती चलूं, मुस्लिम लीग नून से इनका तारुफ है, जनाब अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है। गौहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा मुस्लिम लीग नून का ये जो मार्च है इसके बारे में बताइएगा, कौन कौन से कायदीन कहां कहां से शिरकत करेंगे और आगे क्या प्लान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुस्लिम लीग नून का जो मार्च है इसकी जो क़यादत है वो जब लाहौर से शुरू होगा तो उस वक्त हमदा शहबाज साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है वो इसकी क़यादत करेंगी और ये मॉडल टाउन से स्टार्ट होगा। और उसके बाद ये मतलब है कि शाहदरा से होता हुआ और आगे काला शाकाकू और गुजरावाला और जेलम और जो भी जितने भी बड़े और छोटे शहर आएंगे उनसे गुजरता हुआ तकरीबन 18 मकामात हैं और इससे ज्यादा है जहां पर बड़े जलसे होंगे। और आखिरी जलसा जो है वो आकर रावलपिंडी या इस्लामाबाद में जो भी लीडरशिप जिस मकाम का तयन कर रहे हैं वो हो जाएगा और वहां पर होगा। वहां पर आकर जो है पीडीएम की और अपोजिशन की जो क़यादत है वो इससे खिताब करेगी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पार्टी के सदर हैं वो खिताब करेंगे और उनके साथ मौलाना साहब भी जो है वो करेंगे और दीगर अपोजिशन पार्टी की जो क़यादत है वो भी इससे खिताब करेंगे। बलोच साहब, मार्च का नाम तब्दील कर दिया गया, लॉन्ग मार्च से महंगाई मुकाओ मार्च कर दिया गया, फिर तारीख भी बदल गई है। अब बहुत सारे लोगों के और स्पेशली सहाफियों के जहन में ये सवाल है कि क्या हो रहा है पसे पर्दा, कहीं कोई निगोशिएशन तो नहीं चल रही है, जो 2 दिन डिले किया गया या तारीख तब्दील की गई, नाम भी तब्दील किया गया, क्या माजरा क्या है? नहीं, देखिए, हर मार्च जो होता है उर्फ़े आम में उसको लॉन्ग मार्च ही कहा जाता है, लेकिन आपको पता है कि डे वन से जब से पीडीएम की क़यादत ने तहरीक शुरू की तो उस तहरीक का
बुनियादी जो मकसद था और उसके अगराद व मकासद ये थे कि ये जो हुकूमत है ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो गैर आईनी तरीके के साथ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई है। और इस हुकूमत को मतलब है कि इसकी वजह से जो इश्यूज बने, जो इसकी करप्शन की वजह से इश्यूज बने, उनकी वजह से महंगाई बढ़ी मुल्क में, और इस महंगाई ने जो है 22 करोड़ अवाम का जीना हजीरन कर दिया। तो यही वजह है कि इसका जो है मतलब है कि गुर्बत मुकाओ और महंगाई मुकाओ जो है मार्च का नाम रखा गया है। यही मौजूद तरीन नाम है और यही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि हम वो मतलब है कि नाम रखें कि जो कि हमारे अगराद व मकासद के साथ मिलता हो। और इस गैर नुमाइंदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, और आपको पता है कि ये महंगाई तभी खत्म हो सकती है और इसमें कमी आ सकती है कि एक गैर नुमाइंदा हुकूमत, एक करप्ट हुकूमत और एक गैर आईनी हुकूमत को किसी आईनी तरीके के साथ घर भेजा जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगे होने का खदशा होता है। तो जनाब, चर्चा ये है, खबरें ये है, चाहे गोइयां भी हो रही हैं, इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि बंदे पूरे नहीं है आप लोगों के पास। इस हवाले से आप कुछ कंफर्मेशन करेंगे या डिनाई करेंगे इस बात को, इस स्टेटमेंट को? देखिए, इस वक्त जो बंदों की सूरत हाल है, जो मेंबरान पार्लियामेंट है, वो तो आपके पास ऑलमोस्ट फिगर आ भी गई है। ये तकरीबन 30 से ऊपर तो वो अरकान है जो इस वक्त हुकूमत में थे, जो पीटीआई में थे, वो हमारे साथ राब्ते में, और उनमें से बेशुमार लोग जो है वो सामने आकर अपने बयान भी दे चुके हैं, और उनमें से कोई एक रुकन भी वापस नहीं किया। अगरचे उनको गालियां दी गई, उनको डराया धमकाया गया, उनके मतलब है कि ऊपर रेड किए गए, सिद्ध हाउस के ऊपर धावा तक बोला गया, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए, हर किस्म का सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गालिब गलूज जो इनका ब्रिगेड है वो इन्होंने एक्टिव किया। लेकिन इस सारी कैंपेन के बाद भी आपने देखा है कि लोग जो है आज 22 करोड़ अवाम के साथ डट कर जो है वो खड़े हो गए हैं। और उसके अलावा एक आध दिन में आप देखेंगे कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपोजिशन की हमायत का और इस तरीके हुकूमत के इत्तेहादी तो कुछ क्लैरिटी नहीं बता रहे हैं। अच्छा, जो खान साहब का स्टेटमेंट सामने आया है, किसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं कि 27 मार्च को जलसे में अपोजिशन को सरप्राइज देने वाले हैं, अवाम के लिए भी सरप्राइज होगा। किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इंडिकेशन है? देखिए नबिया, जो खान साहब हैं उन्होंने क्या सरप्राइज देना है? उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के जो है अरकान जो है वो वापस उधर पहुंच जाए और सारा जो मंजरनामा है वो तब्दील हो जाए? ऐसा तो नहीं है आपके लोग टूट कर उनके साथ मिल जाए? ऐसा भी हो सकता है अगर सरप्राइज की बात कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ? नहीं नबिया, देखें मैं एक चीज आपको यहाँ पर काबिल जिक्र है वो जरूर बताऊंगा। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जो सरप्राइज 3.5 साल में इस कौम को दिए, वो महंगाई का सरप्राइज था, वो करप्शन का सरप्राइज था, वो बेरोजगारी का सरप्राइज था, वो बिजली के और गैस की कीमतों में इजाफे का सरप्राइज था, वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सरप्राइज था, वो चीनी और आटा की कीमतों में इजाफे का सरप्राइज था। खान साहब ने मुल्क को जो है वो एक मुआशी तबाही के अंधेरे कुएं की तरफ धकेला है और पाकिस्तान की आवाम को न सिर्फ मायूस किया बल्कि मतलब आपने देखा कि मायूसी के साथ साथ पाकिस्तान में सियासी इंतशार भी पैदा किया। और आज भी ये देखे ना, आज से कुछ दिन पहले खान साहब की ये स्टेटमेंट थी कि अगर मुझे चंद अरकान भी मेरी पार्टी के ये कह दे कि हम उनके साथ नहीं है तो मैं इस्तीफा देकर अपोजिशन में बैठ जाऊंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तो सरेआम। दूसरी बात यह कि इनको अब हाउस की मेजॉरिटी की हमायत हासिल नहीं, इनके अरकान इन पर अपने एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो खान साहब तो इस वक्त जो भी टाइम गुजार रहे हैं वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके के साथ इस सीट के ऊपर गुजार रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो उनको फौरी मुस्तफी, और आज जो भी
बासियत वजीर आज़म वो फैसले कर रहे हैं वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। और हमारे अरकान की आपने बात की, देखें हमारे अरकान पिछले 3 साल से आपने देखा कि जिस तरह से नैब गर्दी को फेस कर रहे हैं, जिस तरह से एंटी करप्शन का महकमा जो विक्टिमाइज कर रहा है और दीगर महकमों के जरिए हमारे अरकान को हरासा किया, लेकिन आज तक एक एमएनए भी नहीं टूटा। हालांकि आप देख लें कि हमारी लीडरशिप जो है जिसमें मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब और उनके साथ साथ हमारी सीनियर लीडरशिप जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खान, अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, हत्ता कि एक बहुत तवील मतलब है कि लिस्ट है जिन्होंने एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मतलब ये तमाम लोग जो है वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं और झूठे मुकदमा ठीक है गौहर साहब टाइम कम है मुझे आपसे जानना है, टाइम कम है कि इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। खान साहब भी दावा कर चुके हैं कि बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स पहुंचेंगे, ऑपोजिशन के भी काफी कारकुनान वहां पर पहुंचेंगे। तसादुम की सूरत में क्या स्ट्रैटेजी होगी? खुदा ना खास्ता अगर तसादुम हो जाता है, कारकुनान आपस में उलझ पड़ते हैं, तो क्या हिकमत अमली उसके लिए अपनाई जाएगी? अदालती अहकामात भी सामने आ चुके हैं, पड़ाव कहाँ होगा, इस हवाले से बताइएगा। देखिए बात ये है नबिया कि सूरत ये है कि ये जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। देखिए जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई तो जो उन्होंने अपने जलसे का ऐलान किया वो सिर्फ और सिर्फ मेंबरान पार्लियामान को उन्होंने धमकाने के लिए किया कि इतने बड़े हजूम से गुजरना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये 10 लाख का दावा करने वालों को आपने धरना के दिनों में देखा कि जब रात को ये महफिल जाते थे तो उस वक्त 150-200 बंदा टोटल होता था जब ये खान साहब तकरीर किया करते थे कंटेनर पर चढ़कर। तो ये अपने 10,000 बंदों को 10 लाख भी कह सकते हैं। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, लेकिन उसके लिए जरूरी हो गया कि ऑपोजिशन भी कॉल दे और हमारी कॉल तो ऑलरेडी पहले से हमने आपको पता है कि किसी लीडर के नंबर बताने से कुछ नहीं होता। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो जाता है कि कौन लोग कितने कहां पर मौजूद है। अच्छा गौर साहब, खान साहब ने एक इल्जाम लगाया और मियां नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि उन्होंने मीडिया हाउसेस को खरीद रखा है। मेरे ख्याल से ये एक दुरुस्त बात नहीं है। बहुत सारे हमारे सहाफ़ी बहुत न्यूट्रल हैं, बगैर बाइस्ड हुए अपना प्रोग्राम करते हैं, अपना तज्जिया पेश करते हैं। जहां पर ऑपोजिशन पर तनकीद होती है वहां पर हुकूमत पर भी तनकीद होती है। क्या कहेंगे आप इस पर, क्यों ऐसा उन्होंने कहा? सबसे पहले नबिया मैं आपको मिसाल आपके अपने चैनल की ही देता हूँ कि इस वक्त न्यूज के इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं, जियो न्यूज के इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं और उसके लिए हम भी आपके साथ सरापा एहतजाज है। आप यहीं से देख लें कि विक्टिमाइजेशन किस हद तक चली गई है कि अगर आप उनकी जबान में बात नहीं करेंगे, आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आप उनके झूठ को सच नहीं कहेंगे तो फिर आपके इश्तिहारात भी बंद हो सकते हैं। इल्जाम लगाना तो बड़े आसान है। इल्जाम तो इन्होंने ये भी लगाया कि जो मेंबरान पार्लियामान है उन्होंने अरबों रुपए जो है वो मतलब है कि रिश्वत में ले लिए हैं, जिसकी वजह से गए और वो आकर कुरान पाक पर हाथ रखकर भी तरदीद कर चुके हैं। तो इल्जाम लगाने का तो कोई फायदा नहीं होता। बात वो होती है जो सबूत के साथ की जाए। जिस तरह से कि चीनी चोरी और आटा चोरी के सबूत सामने आए, जिस तरह से कि मुराद सईद के किकबैक्स के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा और मियां साहब के बारे में उनके किरदार की सफाई तो ब्रॉडशीट केस के जो मतलब है कि सीईओ थे उन्होंने माफी मांग के उनके साथ की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो शहजाद अकबर के जरिए इमरान अहमद न्याजी साहब और इनकी कंपनी ने पैसे खाए हैं और किकबैक्स लिए हैं, उनका अब वक्त आ गया है कि उन पैसों को कवर किया जाए और उन चीजों का अदाला किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के जाने, दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान।
वेलकम बैक जनाब, नियो न्यूज़ में आपको खुशामदीद। और आज नियो पाकिस्तान के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात फ़ख्रे पाकिस्तान से करवाने जा रहे हैं। एक बहुत ही नन्ही सी बच्ची से जिसका मैंने जिक्र प्रोग्राम के आगाज़ में भी किया था, महानूर, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है, पाकिस्तान की यंगेस्ट एथलीट है और इतनी नन्ही सी उम्र में सिल्वर मेडल भी हासिल कर चुकी है। पहले मैं आपको एक पैकेज, एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, फिर उसके बाद गुफ्तगू आगे करते हैं। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली 4 साला महानूर सालेह पाकिस्तान की यंगेस्ट एथलीट है। पाकिस्तान की इस कमसिन बच्ची ने गोलकिन विलेज हुंजा में होने वाले नेशनल विंटर गेम 2022 में आइस स्केटिंग के मुकाबले में शिरकत की। महानूर ने न सिर्फ 2 घंटे तक मुसलसल आइस स्केटिंग की, बल्कि अपने हरीफ खिलाड़ियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहिरा किया और सिल्वर मेडल फॉर स्पीड आइस स्केटिंग का तमगा अपने नाम किया। महानूर अपने टैलेंट की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। हमें आप पर नाज है। तो जनाब, महानूर के लिए सबसे पहले तो मैं क्लैप करना चाहूंगी और आप तमाम लोग भी। 4 साल की उम्र महज बहुत ही कम उम्र होती है और ऐसे में किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल में इतना माहिर होना, इतना प्रोफेशनल होना, मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्रेडिट जो है वो वालिदैन को भी जाता है। 2 घंटे तक मुसलसल आइस स्केट करना, तेज रफ्तारी को कायम रखना, आई थिंक पाकिस्तान का नाम यकीनी तौर पर महानूर सालेह रोशन कर रही है। इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से महानूर ने और उनके वालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले महानूर, मैं आपसे बात करूंगी, कैसी हैं आप? महानूर बात करेगी हमसे? ठीक हो। अच्छा महानूर, मुझे बताओ, आपको स्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, तो स्केटिंग स्कूल भी जाती हो? जी। हाँ। अच्छा, महानूर चूंकि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक है, हुंजा से ताल्लुक है, तो हमारे से थोड़ी सा बात करने में या उर्दू समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी ऑब्वियसली महानूर को होगी। तो हम उनके वालिद जनाब सालेह हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद सालेह, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहते हैं पहले तो कि आपने शिरकत की प्रोग्राम में। सालेह साहब, बताइएगा कि कितनी उम्र से महानूर ने स्केटिंग का आगाज किया है? बहुत मेहरबानी नवीहा साहिबा कि ये एक्सीडेंटली दिस ईयर इसने स्टार्ट ली। ये सबसे पहले ये एक सफ़र एक हादिसाती तौर पे शुरू हुआ। गो कि मैं सबसे पहले आपकी इस बेहतरीन टीवी के विसातत से शुक्रिया अदा करूँ, ISN का और इटालियन एम्बेसी का जो मैडम बेनी है और फौजिया बिल्कीस से आफ्ताब राना, जिन्होंने हमें इस खेल की तरफ राग़िब कर दिया। और गो कि गिलगित बल्तिस्तान बज़ात ख़ुद एक जन्नत नज़ीर है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए थ्रिल एडवेंचरस गेम के बड़े अच्छे मौक़े हैं मैम। वहाँ पे फिर हमने इस खेल को इस साल आगाज़ कर दिया। इससे कबल कि ये वहाँ के हर बच्ची, हर जवान के अंदर एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी होती है जो अमूमन पहाड़ों से बड़ा करीब होने की वजह से। तो अल्लाह का करना, इस साल महानूर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, जिस पर पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया कि आपने इसको सराहा। और पाकिस्तान की यंगेस्ट एथलीट, बल्कि मैं कहूँ इसकी एज 4 साल 7 माह है। अब हमने बर्थ सर्टिफिकेट भी अपने साथ लाए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस खेल में हमें दिलचस्पी पैदा हो गई। ऑलरेडी बज़ात ख़ुद मेरा सयाहत वग़ैरह उधर जो चीज़ें हैं मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे भी हमारी ख्वाहिश थी। तो इस बच्ची ने अपने साथ बहुत सारे बच्चियाँ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस उम्र में ये बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी इंतहाई सेंसिटिव के साथ इसने खेली। गो कि ये खेल इंतहाई कीमती भी है और बहुत थ्रिल और जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी है, क्योंकि इसमें गिरने से हड्डी पसली एक होने का भी चांस था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि महानूर ने एक नहीं बल्कि 2 सिल्वर मेडल्स लिए, एक वॉल्किंग में और रिसेंटली एक हफ्ता पहले आस्तोर जो एक डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बाल्तिस्तान की खूबसूरत वादी, वहाँ पे भी हुई। वहाँ पे भी इसने मेडल अपने नाम कर दिया और सब हिलाली परचम सब टीमों के आगे होके उसने लहराई। थैंक यू। अच्छा, अब सालेह साहब, आप हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया मैं आपका इसलिए अदा करना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान से और हुंजा से ताल्लुक़ आप रखते हैं और वहाँ पर चूँकि बहुत
एक्सपोजर होता भी है किसी हद तक, लेकिन इतना ज़्यादा बच्चियों के लिए शायद नहीं भी होता। लेकिन उसमें भी आपने अपनी बच्ची के स्किल को, उसके टैलेंट को पहचाना, उसको सराहा और आगे आप उसके साथ साथ है। कैसा महसूस हो रहा है जब अब सबके ज़बानों पर आपकी बेटी का नाम है, नन्ही महानूर का नाम है और सब उसको फ़ख्रे पाकिस्तान कह रहे हैं, यंगेस्ट एथलीट कह रहे हैं, गोल्ड मेडल हासिल उसने की है, तो कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? सबसे पहले हमारी फीलिंग अल्लाह के यहाँ सर्वसुजूद हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का मकाम है। मैं बाज़ औक़ात बता दूँ कि ये हमारी ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्स है, उसमें हमारी ताल्लुक़ ज़िला निगर कहते हैं, वहाँ से हैं। और तारीख़ में पहली बार ख़वातीन में से इस बच्ची ने कदम रखा, वहाँ लोगों की माइंड सेट चेंज की और इसकी जो तरबियत हुई, हमारे गुइजाल कहते हैं गुल किंग, वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे ट्रेनर्स हैं, सीमा, कादिर, जमाल, इन लोगों ने इसकी की है ट्रेनिंग। उसके बाद फिर अल्लाह का करना ये मौका हमें मिल गया, अस्तौर में और दीगर इलाक़ों में इसको बड़ा प्रमोशन मिली। मेरी फीलिंग्स यही हैं कि एक महानूर नहीं है बल्कि बहुत ऐसी महानूर है जिनके लिए मौक़े अभी मुयस्सर नहीं है या उनके लिए वो मैदान तैयार नहीं है। अगर थोड़ी सी हुकूमत थोड़ा तवज्जो दे तो यकीनन पूरी दुनिया में अब माशाल्लाह इंटरनेशनली भी इसको इन्विटेशंस मिल रहे हैं, गैर ममालिक में इसको खेलने के लिए आने वाले समर विंटर्स में। यकीनन इस उम्र में जब खेलेगी, जब ये 10 साल एज में पहुंचेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी एशिया का नाम ये रोशन करेगी। और अभी हमारा प्लानिंग ये है कि अभी आने वाले इस जून जुलाई में ये 4 साल 7 माह की महानूर 6000 पीक भी करेगी। हमने प्लान किया है खुसरंग पीक जो 6400 मीटर तक बुलंद है। हमारी प्लानिंग जारी है। इस तरह के खेल्स में पूरी पाकिस्तान के यूथ को खासकर ये हेल्दी एक्टिविटी है। मैं दावत देता हूँ कि पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की असल खूबसूरती अभी तक पाकिस्तान ने नहीं देखा है। आप थोड़ा सा बताएंगे साले साहब, कितने सारे लोग हैं जो वहाँ पे नहीं गए होंगे? आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें जैसा कि आपने बोला कि जो लोग नहीं जानते, हिडन ट्रेयर्स, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें वहाँ के माहौल के बारे में, बच्चियों की तालीम के हवाले से, इन्वायरमेंट, स्किल के हवाले से कुछ बताइए हमें। गिलगित बल्तिस्तान बज़ात खुद एक जन्नत नज़ीर है जहाँ पे हिडन जो ट्रेजर्स है उसके साथ साथ ओपन ट्रेजर्स भी है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि सही मानों में अभी तक हॉस्पिटलिटी, जिन्होंने पाकिस्तान के हमारे बहन भाई उधर हर साल हज़ारों की तादाद में आते हैं, लेकिन वो सही हकीकी मानों में वहाँ की हॉस्पिटलिटी से मानूस नहीं हो रहे, क्योंकि वो सीधा एक किसी कंपनी या किसी कारवान के साथ इधर से निकल गए, खूंज रफ्तार ड्राइव किया वापस। ये असल खूबसूरती नहीं है, बल्कि खूबसूरती गिलगित बल्तिस्तान के हर गाँव में, नगर में, अस्तौर में, अगज़र में, गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाक़ों में अगर आप बतौर, क्योंकि वहाँ इन साइड जब आप टाउन्स में, वैलीज़ में जाएंगे तो वहाँ आपको हाथों में लेंगे, आपको बड़ी खुश आमदीद कहेंगे। और दूसरी बात, मैं आपकी इस नियो के विसातत से इज़्ज़त-ए-माब सदर पाकिस्तान PM साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूँ कि हमारी कुछ ओपन ट्रेजर्स है जिन पे पूरी दुनिया फ़ख्र कर रही है। इस वक्त लाखों की उसमें है, उसकी मालियत है, जैसा कि सोने की बदाज है। बिल्कुल मीडिया का तो साथ है ही आपके साथ, और मेरी ख्वाहिश होगी और अपील भी होगी कि हुकूमत भी ऐसे बच्चों का साथ दे जो इतना टैलेंट रखते हैं। आखिरी सवाल जरा जल्दी जवाब दीजिएगा साले साहब, बच्चे की तालीम आप साथ साथ मुकम्मल कर रहे हैं और मैं चाहूंगी, दरखास्त भी करूंगी कि बच्चे की तालीम में कभी कोई खलल नहीं आए। बिल्कुल नहीं आएगी। इसकी माँ भी एक माशाल्लाह से टीचर है। हम कंटिन्यूसली, क्योंकि अभी तक वो घर पे ही KG क्लास में पढ़ती है अपनी माँ के साथ, इंशाल्लाह इस साल हमें एडमिशन करने का मौका हमें मिलेगा। और साथ साथ हम चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो भी पाकिस्तान की हमारी बच्चियां, अभी वैसे भी सयाहत का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आप आएँ। हमने आपके लिए पैराग्लाइडिंग, कयाकिंग, ग्लेशियर हाइकिंग और इस किस्म की चीज़ें हमने अरेंज की हैं। जरूर हम जरूर आएंगे और नन्ही महानूर से भी मुलाकात करेंगे। ढेरों दुआएं आपकी बेटी के लिए और फ़ख्रे पाकिस्तान के लिए। जनाब यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद करेंगे आपको दोबारा ज्वाइन। नियो पाकिस्तान में साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और इंसानी अज़्मो हिम्मत एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसका नेचर ने, कुदरत ने कोई भी नेमुल बदल नहीं रखा। और जब आप एक बार किसी चीज़ की ठान लेते हैं, जब आप अपना हिम्मत या हौसला बांध लेते हैं, तो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारे यहाँ बहुत से लोग इसके मिसाल हैं, बहुत से लोग इसकी एग्जाम्पल हैं। इस हिस्से में प्रोग्राम के हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में टफ टाइम आने के बाद, मुश्किलात सामने आने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। तारुफ हम आपका करवाएंगे जनाब डॉक्टर जवाद भट्टी से, जो कि एक डॉक्टर है और पोलियो के मर्ज में भी मुब्तला रहे। और आई एम श्योर कि जब कोई ऐसा मर्ज आपके साथ लाहक हो जाता है तो ज़िंदगी आसान नहीं रहती है, कठिन रहती है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खुशामदीद कहते हैं आपको न्यू पाकिस्तान में। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है, आई एम श्योर। और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। मैं जब छोटा था, 2 साल का बचपन में, तो मुझे पोलियो हो गया था। तो पोलियो की वजह से दोनों टांगे जो है वो मुतासर हो गई थी। तो जो मेरे वालिद साहब थे और जो मेरे भाई थे वो मुझे जो है वो साइकिल पे लेके जाया करते थे और वो स्कूल छोड़ के आया करते थे। और इस तरह जो है मैंने अपनी तालीम जो है मैट्रिक तक जारी रखी। हेलो, डॉक्टर जवाद भट्टी क्या हमारे साथ है मौजूद? जी अच्छा डॉक्टर जवाद, मुझे ये बताइएगा कि बचपन कितना डिफरेंट रहा आपके लिए, कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा? इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे आपने अपनी हिम्मत बांधी? डॉक्टर जवाद भट्टी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यकीनी तौर पर एक बाहिम्मत आदमी है, एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है हम तमाम लोगों के लिए। क्योंकि लाइफ में जब टफ टाइम आता है तो बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं, वो भागना ज़िंदगी में दौड़ देते हैं, उन हालात का सामना नहीं कर पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, अगर गिरते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो हिम्मत बांधे रखती है, जो हालात उनको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक मर्तबा फिर से मौजूद हैं। डॉक्टर जवाद बताइएगा, बचपन आपका कैसा रहा? डिफिकल्ट था या आपको बहुत सपोर्ट रहा आपके आसपास के लोगों की तरफ से? बचपन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। जो फैमिली जो मेंबर्स थे उन्होंने तो काफी ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जो रिलेटिव वगैरह थे या दूसरे लोग थे वो ये कहते थे कि आप चल नहीं सकते, तो आप खड़े नहीं हो सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो कब आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, अब चूंकि लोग तो आसपास के हमेशा बात करते ही हैं और मुश्किल भी था आपका बचपन, आपने कब ये रियलाइज किया कि नहीं मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मैं अपनी बीमारी को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगा? जी जब मैं क्लास 2 में था तो उस टाइम जो है वो मेरे जो टीचर्स थे और जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे पूछा करते थे कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। तो मैं उन सबको यही कहता था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है और गरीब लोगों की जो है खिदमत करनी है। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? हम हमेशा से सुनते हैं ना कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, जान है तो जहान है, लेकिन हम इस नेमत की, इस दौलत की कभी भी कदर नहीं करते हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस दौलत, जो इनके पास सेहत की दौलत जिनके पास है? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर जो फिजिकली थोड़ा सा इम्पेयर्ड हैं, जो स्पेशल पर्सन हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, उनकी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि यह है कि वो भी जो है मुआशरे में मेहनत करके और लोगों के जो मस्बत रवैये हैं उनसे उनको हौसला अफजाई मिले, वो जो है मुआशरे में अपना आला मुकाम अता कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कि सेहत तंदुरुस्ती होने के बाद जिंदगी में हिम्मत हार जाते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो तंदुरुस्ती या ये सेहत में ना होने के बावजूद भी फैसला करते हैं, हिम्मत बांधते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ये हिम्मत बांधे रखना ही बड़ा काम है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जनाब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हेडलाइन ब्रेक है, स्टे विद अस। Pakistan,
वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और मैंने जैसे कि अक्सर जिक्र किया है अपने प्रोग्राम में न्यू पाकिस्तान में बहुत मरतबा के पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं उनमें टैलेंट की किसी कमी नहीं, कोई कमी नहीं है उनमें, और अपनी फील्ड में किसी ना किसी तरह का अच्छा ये मुनफरद काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर से भी दाद समेटते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक शख्स की मुलाकात आज हम आपसे न्यू पाकिस्तान में करवाने जा रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया हर शख्स के हाथ में है, हर इंसान अपना मोबाइल फोन यूज करता है। ऐसे में कभी आपने नोट किया होगा कि हम अपना मोबाइल फोन लेकर बस अपनी रूटीन में बैठे होते हैं और एकदम से एक कहका आता है, एक हंसी आती है, एक लाफ्टर आता है, तो वो यकीनी तौर पे कोई ना कोई मीम्स देख कर आता है। और इतनी फनी तरह की मीम्स होती हैं, कई दफा मैं भी बैठ के सोचती हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिरकार ये मीम्स बनाता कौन है, इनके जहन में ये थॉट कैसे आता है, ये कौन लोग हैं। हंसी मजाक में हम अक्सर ऐसे बात करते हैं। तो जनाब, आज वाकई ही एक ऐसे शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो प्रॉपर मीम्स बनाते हैं, ना जाने कितनी मीम्स बना चुके हैं और भारत से भी और उससे बाहर भी इनको एप्रिसिएशन भी मिली है। जनाब अब्दुल आहद जावेद हमारे साथ मौजूद है। मैं इनको कहूंगी मीम्स एक्सपर्ट, क्योंकि ये भी कोई आसान काम नहीं है, तो हर चीज का कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है, तो मीम्स एक्सपर्ट भी कोई ना कोई होगा। तो आहद, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताइएगा कहां से आ जाते हैं इतने ख्यालात? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और अभी जिस तरह से आपने कहा कि आपका फ़ोन रिंग होता है, हर एक के पास सोशल मीडिया है, और जैसे ही आपका फ़ोन रिंग होता है और कोई इस तरह कोई लाफ्टर आता है, तो ये इसी तरह की चीज़ है कि मीम्स का जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो आई थिंक इतना क्विक है और लोग जिस तरह से सोचते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत इंस्टेंट क्रिएटिविटी है। एक कोई इवेंट होता है आपके सामने और उसी वक्त आप कोई इस तरह की चीज़ सोच के और उन चीज़ों को मिला के और आप उसको प्रेजेंट कर दें, तो इसका थॉट प्रोसेस कोई इस तरह की चीज नहीं है। बस आपके माइंड में कुछ रेफरेंसेस इस तरह के होने चाहिए, आपको बड़ा क्विक सोचना चाहिए चीजों के ऊपर, और बस वो चीज डिलीवर करनी है टाइम के ऊपर। तो सोशल मीडिया पे जो आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। सो रियल लाइफ में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा है, ऑब्वियसली होगा, तभी तो आप इतना क्रिएटिव माइंड के साथ फौरन से पहले इतनी जबरदस्त से मीम्स बना लेते हैं। देखिए, मैं तो बस ये कहूंगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, बहुत सब्जेक्टिव होता है, तो मैं उसमें अपने आप को तो रेट नहीं कर सकता, बट ये जितने मेरे दोस्त हैं, जो मेरे करीब के जो लोग हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। बाकी इस तरह से जब मीम्स बनती हैं और जब वो जिस तरह से रोटेट होती हैं, और फिर कभी कभी तो ये होता है कि जो मेरी मीम्स हैं वो मेरे पास ही फॉरवर्ड होकर आ रही होती है। अच्छा। तो वो भी बड़ा अच्छा फील होता है कि वही बड़ा अच्छा फील होता है। और जिस तरह से आपने कहा कि मीम एक्सपर्ट, तो आई डोंट रियली आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मीम एक्सपर्ट, बट या ये चीज आप कह सकते हैं कि जब आपकी मीम्स इस तरह से चल रही होती है, इतनी ज्यादा वायरल होती हैं, तो ऑब्वियसली खुशी होती है और मजा आता है कि लोग इसको एंजॉय करते हैं। नहीं भाई, हम तो आपको एक्सपर्ट ही कहेंगे, क्योंकि भाई आपको जो है वो लोग पसंद करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर देना। आजकल के जो हालात है, जो टाइम चल रहा है, जितना क्विक टाइम है, जितना फास्ट टाइम मेरा चल रहा है, और लोग परेशान रहते हैं, अपनी उलझनों में, परेशानियों में घिरे होते हैं, और एक मीम देख के आपका सारा मूड चेंज हो जाता है। और रिसेंटली बॉलीवुड के अदाकार बॉबी देओल ने भी तो आपको अप्रिशिएट किया, बल्कि मैं उनकी ट्वीट पे देख रही थी, उन्होंने शेयर किया कि आई जेन्युइनली हैड अ ग्रेट लाफ। तो कौन सी वो ऐसी मीम थी जिसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया और फिर अपने ट्विटर पर पैगाम भी जारी किया? आई थिंक काफी सारी थी, क्योंकि वो आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने शेयर की थी, फिर ट्विटर पे भी शेयर की थी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने उसको एक अच्छी पॉजिटिव मैनर में उसको लिया। हेलो आहद के साथ जनाब हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा राब्ता करेंगे। और जैसा कि आहद बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम का दौर है, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ बनाकर शेयर करते रहते हैं। अच्छा, इस चीज़ को वो ओन नहीं कर रहे थे, बट आई नो कि वाकई ही सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत होना ज़रूरी है, क्रिएटिव होना भी बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्टेनियस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का जब मिक्सचर होता है तो ही आप सोशल मीडिया पर कोई डिफरेंट चीज़ क्रिएट करते हो। अच्छा आहद, मुझे बताएं कितनी मीम्स आप अब तक बना चुके हो? ऐसा कोई काउंट तो नहीं है, बस कोई इवेंट होता है किसी तरह से, क्योंकि जिस तरह की हम फॉलो करते हैं, पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, हो या एक्टर्स वगैरह के साथ, या हर चीज को फॉलो करते हो? मैं ज्यादातर, क्योंकि मैं क्रिकेट से लिंक भी हूँ, काम भी करता रहा हूँ,
तो मेरा जो सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट है वो क्रिकेट है, तो ज्यादातर जो मेरी मीम्स होती हैं वो क्रिकेट रिलेटेड होती हैं। बट ये है कि पॉलिटिक्स से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा दूर रहूं, और सबसे खास बात ये कि मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसी कोई ऑफेंसिव मीम ना हो, ऐसी कोई चीज ना हो कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। और मेरा मैसेज भी होगा कि बहुत सारे लोग जो मीम्स बनाते हैं और उनको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मीम्स है इस तरह की चीज कि आप कुछ भी कर सकते हैं, फनी भी होता है, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि बस आप अपनी एंड से किसी को हट। अच्छा आहत, अब तो लोग इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप चाहते हैं कि आपका पेज लोगों का रन करे, जितना रन होगा, जितने कमेंट्स होंगे, जितना शेयर होगा, तो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस भी। तो आपने इसी हवाले से ये काम स्टार्ट किया या शौक में किया, पसंद था, इंटरेस्ट था? नहीं देखिए, मैं तो एज अ प्रोफेशनल आई एम ए क्रिएटिव कंसल्टेंट, तो ये तो एक ऐसी चीज है कि मैं अपने शौक में करता हूँ। एंड इंटरेस्टिंगली मेरा इस तरह कोई फेसबुक पेज भी नहीं है, बट ये आपने बात सही की है, क्योंकि अगर आप दीगर ब्रांड्स को भी अगर आप देखें तो वो भी मीम्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज के जो डिजिटल ऑडियंस है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव है, और जब आप इन ब्रांड्स को देखें तो जब वो अपने आप को जब वो डिजिटल एक एक्सपोजर देना चाहते हैं तो उनकी भी एक कोशिश होती है कोई ना कोई जो है ना मीम रेफरेंस अपने ब्रांड के लिए यूज करे, क्योंकि वो भी समझता है ये वाली चीज कि ऑडियंस इससे ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट होगी। अच्छा, अपनी फेवरेट मीम शेयर करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो आप हमें बताएं कौन सी आपकी। देखिए मीम्स तो काफी सारी हैं इस तरह की, क्योंकि देखिए होता यह है कि वो इवेंट बेस्ड मीम्स ज्यादा अच्छी होती है कि जो उसी वक्त आती हैं, तो वो कुछ होती है कि बहुत जबरदस्त भी होती है, कुछ याद भी नहीं रहती। और बट मेरी जो सबसे फेवरेट मीम अगर अभी जो ऑन टॉप ऑफ माय माइंड वो है जो वर्ल्ड कप 2019 के दौरान जो एक सारे मुख्तर थे जो कि डिसअपॉइंटेड क्रिकेट फैन के नाम से बड़ा मशहूर है, तो उनकी मीम जिस तरह से वायरल हुई थी वो आज तक भी उसी तरह से चल रही है जिस तरह से वो स्टार्ट हुई थी। थैंक यू सो मच आहद, आपने टाइम निकाला। अच्छा काम करते रहिए, पॉजिटिव काम करते रहिए, और आई मस्ट से इट्स अ टैलेंट, और ये टैलेंट दुनिया को दिखाते रहिए, लोगों के चेहरों पर हंसी आप बिखेरते रहिए। लेंगे जनाब ब्रेक प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में हमने अनाउंस किया था कि आज टीबी के हवाले से भी हम कुछ ना कुछ बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आपको बताएं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने आ रहे हैं, मैंने जो अभी ये नंबर देखा, सो आई वाज शॉक्ड कि इतना शॉकिंग नंबर है। पाकिस्तान टीबी के शिकार ममालिक में 5वें नंबर पर है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही खौफनाक है। और टीबी जनाब एक ऐसा मर्ज है जो आपको पता है कि डायरेक्टली लंग्स पर यानी कि फेफड़ों पर इफेक्ट करता है, और हर साल पता नहीं कितनी जानें ले जाता है। आज दुनिया भर में टीबी से आगाही से मुतल्लिक जो है वो एक कैंपेन की जा रही है, आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमने सोचा कि हम भी इस हवाले से आगाही फैलाने में अपना किरदार जरूर अदा करें। हमारे साथ जनाब डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, इससे पहले भी आते रहते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो नंबर सामने आया है, दिस इज सो शॉकिंग एंड हॉरिबल। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह जी। अनफॉर्चुनेटली एवरीबॉडी नोज के कायद अज़म भी टीबी से उनकी डेथ हुई जी, और अब टिल नाउ हम स्ट्रगल कर रहे हैं टीबी को अपने मुल्क से ख़त्म करने के लिए। और ये ऐसे ही है, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक आलमोस्ट 5,76,000 लोगों को टीबी होती है, लेकिन हमारे तक सिर्फ इनमें से कोई 2,60,000 लोग रिपोर्ट होते हैं, और बाकी जो है दे रन इन द कम्युनिटी, और ये वो लोग हैं जो कि टीबी को स्प्रेड कराने का बायस बनते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 70,000 लोग अपनी जानें खो बैठते हैं, ये नंबर इससे ज्यादा भी होगा। जी 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 बिल्कुल, अंदाजन इतने ही लोग हैं जो। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि जैसे कि पोलियो एक बूजी मर्ज, उस पर कितना काम हुआ, और अब पाकिस्तान मेरे ख्याल से कि लास्ट ईयर या इसी साल का जो लास्ट ईयर का नंबर था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 केसेस पोलियो के रिपोर्ट हुए थे, तो हमने बिलाखिर इस पर काबू पा लिया, लेकिन क्या वजह है कि टीबी पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका? देखिए, इसमें 2 वजूहत मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो इसका गुर्बत से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो जिन ममालिक में गुर्बत ज़्यादा है और ओवर पॉपुलेशन है वहाँ पे इनकी तादाद ज़्यादा है। दूसरा, जिसको टीबी हो जाती है वो उसको अपने लिए एक टैबू, एक कलंक का टीका समझ लेता है कि अगर मुझे टीबी के अलामत आ गई हैं तो मैं लोगों को ना बताऊं। उस वक्त तक जब तक उसकी अलामत इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी ख़राब प्रॉब्लम है कि जब आपको टीबी की अलामत आती हैं तो आप उस वक्त ही डॉक्टर से रजू करें और इससे परेशान ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, अलामत का आपने जिक्र किया, तो क्या सिम्टम्स है? देखिए, टीबी 80% लोगों में तो सिर्फ फेफड़ों की होती है, और फेफड़ों बाकी इसके अलावा बाकी किसी भी ऑर्गन की टीबी हो सकती है। बाय द वे याद रखें, ब्रेन, बोन, इंटेस्टाइन, किडनी, आई, हार्ट, किसी ऑर्गन की भी टीबी हो सकती है।
क्योंकि 80% फेफड़ों की होती है, तो इसमें सबसे कॉमन जो अलामत होती है वो खांसी का 2 हफ्तों से ज़्यादा होना, बलगम का आना, बलगम में खून का होना, भूख का कम लगना, वजन की कमी, रात को ठंडे पसीने आना और हल्का बुखार होना। ये वो अलामत हैं जिसको हम क्लासिकल टीबी में कहते हैं। अगर आप में ये अलामत हैं तो एक सिंपल टेस्ट जो कि हर जगह पे अवेलेबल है, जिसे हम एक्सरे टेस्ट कहते हैं, वो आपको इसका डायग्नोसिस तशखीस दे सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड से हमने कितनी देर तक फाइट किया, स्टिल वी आर फाइटिंग फ्रॉम कोविड, तो अगर कोई शख्स ऑलरेडी टीबी के मर्ज में मुब्तला है और खुदा खास्ता उसको कोविड अटैक करता है, तो ये तो एक बहुत लीथल चीज़ हो जाएगी। वेरी लीथल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट आई थिंक के दोनों कंट्रोलेबल हैं। चलें, कोविड तो हमें परेशान करता है, लेकिन टीबी क्योरेबल है। ये ज़हन में रखें ना, एक ऐसी बीमारी जो 94% क्योरेबल बीमारी है, काबिल इलाज बीमारी है, उसके साथ हम ये कर रहे हैं, और जिसकी तशखीस, जिसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको किसी सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आते हैं, आपके टीबी के अलामत है, आपका एक्सरे शो करता है कि टीबी है, आप उसके बाद आपको एक जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना आसानी से इसका स्प्रेड कितना आसानी से इसका स्प्रेड हो जाता है? देखिए, जो टीबी है वो कहा जाता है, क्योंकि हर शख्स जो है वो तो अलामत नहीं देता, लेकिन टीबी का एक शख्स एक साल में 10 से 15 लोगों में टीबी स्प्रेड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि अब पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, क्या वो अभी इस हवाले से कोशा नज़र आ रहा है, इस हवाले से इस मामले में? क्योंकि कोविड की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों को संभव शायद नज़रअंदाज भी किया है, तो ये जो नंबर है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये जितने खौफनाक है, इस पर कुछ काम हो रहा है अभी अवेयरनेस के हवाले से? जी, आपके सवाल के अंदर मजीद 2 सवाल मैं समझता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। कोविड के दौरान, देखिए, कोविड के दौरान ये लोग हमारे पास कम आए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोविड इन हेल्थ डिपार्टमेंट, ये लोग हमें रिपोर्ट ना हुए। फिर हमने कोविड की ट्रीटमेंट की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट की गई, जो आपको भी याद होगी थी, वो थे स्टीरॉइड्स। जी, तो ऐसी मुल्क जिसमें टीबी 5वें नंबर पे है, उसमें जब हम लोगों को स्टीरॉइड दे चुके हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग जो कि पहले पहुंच नहीं पा रहे थे वो भी आ जाएंगे, और वो लोग जिनको स्टीरॉइड दिए गए थे उनमें भी टीबी के चांसेस अब ज़्यादा हैं। सो इस अगले 1-2 साल में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम सडन सर्च देखेंगे टीबी। ठीक है। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और उससे ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्टेड है इसको क्योर करने में। देखिए, 2035 गोल है टू एंड दिस एपिडेमिक, ठीक है, और उसके लिए आप हैरान होंगे कि 80% फंडिंग जो है वो अभी भी बाहर से आ रही है। हमारी फंडिंग सिर्फ 20% है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे लोग इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, जब तक अलामत इस हद तक नहीं बढ़ जाती। और डॉक्टर साहब, ये जानलेवा कब हो जाता है, कौन सी स्टेज इसकी? जब भी आप टीबी को इग्नोर करते हैं तो ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, हम ऐसे भी पेशेंट अभी भी देखते हैं जो सर्जरी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आते हैं, जिनकी अंतरियां जो है ब्लॉक हुई होती हैं। अच्छा। जब सर्जरी की जाती है तो पता लगता है कि इनको टीबी थी, और फिर वो उस इन्फेक्शन से इतना ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि वो उनको यूजुअली डेथ हो जाती है। फिर वो शख्स जिसके फेफड़े में एक जगह पे सिर्फ टीबी का निशान था, जब वो उसको लिफ्ट नहीं कराता तो उसके दोनों फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन पे चला जाता है, और उसके बाद उसको रिपीटेड इन्फेक्शन होती है, उससे उसकी डेथ। और डॉक्टर साहब, ये यंगस्टर्स में भी वही नंबर है, या हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ज़्यादातर इस तरह की बीमारियाँ किसी बूढ़े शख्स में होती हैं, या जो जवानों में भी नंबर कंट्रोल्ड है या हॉरिबल है? देखिए, दुनिया में 1 करोड़ के करीब लोग इसका शिकार होते हैं, और 15 लाख लोगों की डेथ होती है पर ईयर, एवरी ईयर, और इसमें 6 से 7 लाख लोग अडल्ट मेल हैं। मेल अडल्ट ज़्यादा कॉमन है, उसके साथ 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो फीमेल हैं। यस, एंड 1.5 जो है वो लाख लोग जो हैं वो बच्चे भी हैं। अच्छा, देखिए, अडल्ट्स जो कि वर्किंग क्लास है, मजदूर जो कि इकट्ठे रहते हैं, एक फ्लैट में 10 से 12 मजदूर रहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसका आपने नाम लिया, स्मोकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें टीबी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब टीबी होती है तो वो ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती है। कायदेज़म स्मोक, सो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी है। स्मोकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, शुगर का बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, किडनी डिजीज़ का, लिवर डिजीज़ का, जिनको क्रॉनिक कंडीशन है, जिनसे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, उनमें टीबी के चांसेस। डॉक्टर साहब, अगर ये फर्स्ट स्टेज पर डायग्नोज हो जाए तो इसको क्योर ऑब्वियसली किया एट एनी स्टेज जी, टीबी इज अ क्योरेबल डिजीज। वो और बात है। देखिए, लोग इतना क्यों उसमें डिले क्यों करते हैं अपने ट्रीटमेंट? देखिए, सिंपल, अगर किसी को टीबी हो जाए ना तो वो बताते नहीं, छुपाते, ताकि लोग उनसे अवॉइड करें। उनका ये ख्याल है कि मुझे टीबी होगी, मैंने किसी को बताया तो लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। मास्क नहीं पहनना, अपना इलाज नहीं करवाना, ट्रीटमेंट नहीं करवानी, और लोगों को कुछ उनसे छुपाना है, और यही इंपॉर्टेंट है, यही रवैया गलत है। अच्छा, देखिए, और एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि जो टीबी का शख्स होता है ना, जब वो टीबी की दवाई शुरू करता है तो 2 हफ्ते बाद
उसके बलगम में जो जरासीम होता है वो स्प्रेड होने की कैपेसिटी खत्म होती है। ही इज नॉर्मल, ही और शी इज नॉर्मल। लेकिन ये चीज़ वो नहीं समझते। वो समझते हैं कि मैंने अगर किसी को बता दिया मुझे टीबी है तो वो मुझे घर पे भी नहीं बुलाएगा, हम इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा पाएंगे, और इसी डर से वो सारा अपना जो ट्रीटमेंट है उसको डिले करते हैं। और डॉक्टर साहब इसकी ट्रीटमेंट क्या आसान है, इजीली अफोर्डेबल है? देखिए, अफोर्डेबिलिटी का तो इशू ही नहीं है। ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड अफोर्डेबिलिटी, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, BHU और DHQ में इसकी तशखीस की जदीद मशीनें भी अवेलेबल हैं। जो इसका ट्रीटमेंट है वो WHO प्रोवाइड करती है और वो क्वालिटी उसकी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। टीबी का ट्रीटमेंट जो कि फेफड़ों की होती है वो 6 महीने तक दी जाती है, जो बोन की होती है वो 9 महीने तक, जो ब्रेन की होती है वो 12 महीने तक दी जाती है। लेकिन ये डिसीजन ट्रीटिंग फिजिशियन करता है। आज से 15 साल पहले जब टीबी का इलाज किया जाता था तो उसके लिए पेशेंट को 12 से 16 टैबलेट दी जाती थी। अब आप हैरान होंगे कि सिर्फ 4 गोलियां दी जाती हैं जो सुबह नाश्ते से पहले लेनी जाती हैं। तो दवाइयाँ भी कम हो गई हैं, अवेलेबल भी है, बट अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं है। और जो एक कलंक का टीका अपने आप को समझने वाला कंसेप्ट है उसने हमें इस बीमारी को मुस्तकिल हमारी जड़ों में बिठा दिया। डॉक्टर साहब, अगर मैं इसके रीजंस की बात करूं कि ये क्यों मर्ज लाहक हो जाता है और कैसे हो जाता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि गुर्बत से डायरेक्ट ताल्लुक है। जो लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती, एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, उनकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती, फिर वो स्मोकिंग करते हैं और फिर एक को टीबी होती है तो जब तक उसको पता लगता है वो और 10 से 15 लोगों को फैला चुका होता है। ये एक वो विशियस साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है। देखिए ना, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें यही कल्चर है। लोग मजदूर इकट्ठे एक कमरों में रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं और इसी तरह ही वो टीबी। डॉक्टर साहब, इसके हवाले से कोई मुहिम वगैरह भी अपनाई जा रही है, की जा रही है अभी, कैंपेन्स वगैरह कुछ? देखिए, 2 साल तो हम लोग आई थिंक हम एक ही डिजीज को करते हैं, लेकिन आप अगर आज आप न्यूज़ देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी अवेयरनेस हो रही है। और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टीबी को सिर्फ टीबी डे तक ना रखे, उस पर रेगुलर सेशन करें। आई वुड लाइक कि इस पे बार बार बात की जाए ताकि लोगों का ये फियर खत्म हो जाए कि ये एक काबिल इलाज मर्ज है, इससे घबराने की कतई जरूरत है। डॉक्टर साहब, अब आप क्या समझते हैं, इस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, मल्टीपल लेवल पे सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना है कि जो टीबी का अगर पेशेंट आपके पास आता है तो उसको उसके साथ ऐसा बिहेव ना करें कि जैसे वो अछूत है। पब्लिक सेक्टर में तो और प्राइवेट सेक्टर में इसकी सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ा सा पेशेंट को काउंसलिंग की जरूरत होती है और यूजुअली पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, टेस्ट वगैरह कौन से करवाने पड़ते हैं अगर तशखीस की बात की जाए, किसी को ये खदशा जाहिर हो रहा है या लग रहा है कि? 80% लोगों को मैंने बताया कि फेफड़ों के टीबी होते हैं। जो सिंपल टेस्ट है वो एक्सरे टेस्ट है। उसके बाद हम उसके बलगम का टेस्ट कराते हैं। उसमें बलगम का सिंपल टेस्ट भी होता है और बलगम में एक लेटेस्ट टेस्ट है जिसको जीन एक्सपर्ट कहते हैं, जिसकी मशीनें अवेलेबल है गवर्नमेंट सेटअप में, वो करवाया जाता है। अगर बलगम नहीं आता तो हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, जो कि हम लोग करते हैं। नाक से कैमरा डाल के उस फेफड़े के हिस्से का मुआयना करते हैं, उसकी वॉशिंग टेस्ट के लिए भिजवा देते हैं। ठीक है, CT स्कैन होता है जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तो उससे भी आपको उससे कंफर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद आप इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से आपने बात की कि गुर्बत इसकी एक वजह है, एक कमरे में 10-10 लोग मौजूद हैं, ऑब्वियसली देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो क्या ये ज़रूरी है या कि इस तरह एक शख्स को टीबी के मर्ज में लाहक हुआ है तो घर के बाकी जो अफराद हैं वो भी सब उसमें मुब्तला हो जाएंगे? हाँ जी, देखिए, अगर एक शख्स का किसी दूसरे शख्स के साथ का जो टाइम ड्यूरेशन है बैठने का वो तकरीबन 6 से 12 घंटे तक है और ऐसे एरिया में जो नॉट वेंटिलेटेड है तो हम ये समझते हैं साल इसको एक साल में वो 10 लोगों को वो फैला चुका होता है। 10 से 15 शख्स को वो टीबी फैला चुका होता है। आई बिलीव के डॉक्टर साहब, कोरोना ने एक बड़ी अच्छी शायद आदत हमें दी है जहां पर हम उससे बचने की हमने कोशिश की। वहां पर हमने एक ऐसी आदत अपना ली जो अब हम चाहते ना चाहते भी हमारी हैबिट बन चुकी है और वो है मास्क पहनना। और अगर हम इसकी ज़रूरत को समझें कि ये कितना ज़रूरी है और हमें ये कितनी सारी बीमारियों से बचा सकता है, हमें कितनी जगहों पर ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर गैदरिंग में अगर हम मास्क का इस्तेमाल करें तो हम ना सिर्फ कोरोना से बल्कि हम और भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। स्पेशली लहरियों के लिए तो मैं अक्सर कहता हूँ मास्क उनके लिए मस्ट हो चुका है। जितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन है आप लोगों के लिए, आपको किसी हद तक वो प्रोटेक्शन जरूर देता है। और हमने ये देखा है कि जिन लोग जब ये मास्क लोगों ने पहने तो हमारे पास जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी डिजीज थी वो कम रही हैं। नॉर्मली ऐसे नहीं होता था। तो मास्क डेफिनेटिवली आई विल एडवाइस कि वो आपको एज अ हैबिट कंटिन्यू रखना चाहिए जब आप बाहर किसी रशी एरिया में जाएं तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान मलिक, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। और डॉक्टर इरफान से गुफ्तगू करते हुए और टीबी से मुतल्लिक जो वो अवेयरनेस फैला रहे थे, जो बात कर रहे थे, ट्रस्ट मी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है। और एकदम से जब स्ट्रेस होती है या जब थकावट का एहसास होता है या जब दिल बोझल होता है या परेशान होता है
तो चाय का जो एक मग है या जो चाय की जो एक सिप है वो आप में एक ताजगी का एहसास पैदा करती है और दिन भर की थकन मिटाने में काम आती है। और मेरी फेवरेट चाय है सुप्रीम की चाय, और सुप्रीम की चाय हम बचपन से पीते आ रहे हैं, हमारी फेवरेट है क्योंकि इसका जायका, इसकी लज्जत, इसका टेस्ट, इसका कलर, इसका कोई मुतबादिल और मार्केट में मौजूद नहीं है। अच्छा, और हमें सुप्रीम की चाय से इतना प्यार क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। आई एम श्योर कि आपकी भी मेमोरी जो है वो पास्ट में जाएगी, आप याद करेंगे कि हमारी बहुत सारी बचपन की, माजी की यादें सुप्रीम की चाय के साथ वाबस्ता है। आपको वो याद होगा, सुप्रीम का एक बहुत ही खूबसूरत सा एड आया था जिसकी टैग लाइन थी यही तो है अपनापन, जिसमें रिश्तों की खूबसूरती को भी उजागर किया गया था। माँ बाप, बहन भाई किस तरीके से एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाय की सिपिंग करते हैं। शायद अभी वो माहौल को हम मिस भी करते हैं, लेकिन सुप्रीम की चाय एक ऐसा मौका हमें देती है दिन में जहां पर हम अपने अपनों के साथ बैठ सकते हैं और चाय को एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चाय टाइम ही रह गया है, टी टाइम ही रह गया है, जहां पर हमारे अपने इकट्ठे होते हैं दिन भर की मसरूफियत के बाद। सो थैंक्स टू सुप्रीम कि हमें इतना अच्छा टेस्ट देने के लिए, हमारी दिन भर की थकावट दूर करने के लिए। और मैं पर्सनल अपना एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि माई फादर जो घर में वैसे घर में और किसी चीज़ में हाथ नहीं बढ़ाते, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दैट, लेकिन जब मैं जाती हूँ अपने ऑफिस से थकी हारी तो एक कप चाय का मैं उनके हाथ का ही पीना पसंद करती हूँ। और उसमें जो प्यार, जो मिठास होती है वो मुझे कहीं और से नहीं मिलती है। सो थैंक्स टू सुप्रीम एंड थैंक्स टू माय बाबा। आइए सुप्रीम का एक मैसेज देखते हैं।